Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Bano और हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज के लेक्चर में हम उसकी बोहर्स के पास्टुलेट्स पढ़ेंगे और रेडियस को कैलकुलेट करना किसी हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट यानी कोई सा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसकी जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है कि उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ये जो आज का लेक्चर है ये पढ़ने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम बोहर्स मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेडियस का जो जमा होती है उसको रेडियाई कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। रेडियस क्या होता है आपको पता है कि जो सेंटर से जो आउटर जो पेरिफेरी तक जो लाइन जाती है उसको हम वो रेडियस कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका डिस्टेंस वहाँ से सेंटर न्यूक्लियस तक कितना है उसको हम रेडियस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ऑफ कोर्स ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट नील बोहर ने 1913 में प्रपोज किया था और उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिसको हम पास्टुलेट्स कहते हैं। जो हमारा उसका फर्स्ट पास्टुलेट है वो है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, जो उसको हम शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। कि कोई से भी इलेक्ट्रॉन जब है तो वो न्यूक्लियस के गिर्द इन डेफिनेट एनर्जी वो रिवॉल्व करते हैं, यानी ये खास एनर्जी होती है उस लेवल के लिए, उस ऑर्बिट के लिए, उस शेल के लिए। और अगर वो फर्स्ट में है तो और होगी, सेकंड में होगी तो उसकी एक अपनी वहाँ की एक खास डेफिनेट एनर्जी होगी जिससे वो रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ये मैंने एग्जांपल दी है, एक एटम है जो इसका ये न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट, पता है आपको कि उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये इसका फर्स्ट शेल है या इसको हम कहते हैं ऑर्बिट या हम इसको एनर्जी लेवल कहते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है इट हैज अ डेफिनेट एनर्जी इस लेवल की। जो इससे बाहर कर रहे हैं जो सेकंड शेल है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी एक अपनी एक डेफिनेट एनर्जी है एंड सो ऑन। तो हम इसको अपने लेक्चर में हम शेल नेम से भी यूज करेंगे, ऑर्बिट भी हम यूज करेंगे और एनर्जी लेवल भी हम इसको कहते हैं। ये तीनों चीजें एक ही है, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। उसका सेकंड पोस्टुलेट है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन्स और लूजेस एनर्जी। कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है या एक ऑर्बिट में रहता है तो ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना वो लूज करता है, कि वो उसकी डेफिनेट एनर्जी रहती है, ना तो वो एब्जॉर्ब करता है ना वो एमिट करता है। इट हैज अ डेफिनेट एनर्जी। ये एनर्जी, इसका थर्ड पोस्टुलेट में उसने बताया कि ये एनर्जी गेन या लूज कब करेंगे, कि लॉस ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ एनर्जी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। अब वो हायर से लोअर में भी आ सकते हैं, लोअर से हायर में भी जा सकते हैं। इन केस अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उससे हायर वाले ऑर्बिट में जाए, उससे अपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो डेफिनेटली वो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी लेगा तो हायर एनर्जी में जाएगा। और अगर एक हायर एनर्जी से वो किसी लोअर वाले ऑर्बिट में आना चाहता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन और फिर वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो उनका डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E1 है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल या ऑर्बिट, और E2 है हायर एनर्जी लेवल जिसको हम हायर शेल या ऑर्बिट कह सकते हैं। तो उनका जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। इसका जो फोर्थ पोस्टुलेट है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर मोशन में है, उनका मैस है, वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज इक्वल टू NH/2π। n ये है कि एनर्जी लेवल कौन सा है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम है मल्टीपल ऑफ H/2π। अगर वो फर्स्ट है तो N1 होगा, सेकंड होगा तो 2 होगा। और एंगुलर मोमेंटम MVR दैट इज इक्वल्स टू NH/2π। N स्टैंड फॉर
फर्स्ट ऑर्बिट तो 1, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट है तो 2, थर्ड ऑर्बिट है 3 एंड सो ऑन। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये बोहर्स के पोस्टुलेट्स हैं, उसकी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इन पोस्टुलेट्स की बेस पे और उसने एक हमें एक एक्सप्रेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया कि हम रेडियस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने बोहर ने जो ड्राइव किया है कि एक फॉर्मूला या इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट से मुराद ये होती है कि वो आप फर्स्ट ऑर्बिट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी और उससे हायर का भी कर सकते हैं, ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। लेकिन इस केस में हीलियम आयन +1 आयन और लिथियम 2+ की बात हो रही है कि 2 पॉजिटिव आयन है उस पर। हाइड्रोजन न्यूट्रल, हीलियम +1 आयन, लिथियम +2 आयंस के इनके रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इसने कहाँ से स्टार्ट किया। अब आपके सामने मैंने एक सिंपल एक एटम रखा है हाइड्रोजन का, ये है हाइड्रोजन का एटम है। अब इस हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और उसको हम आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोटॉन पे ये चार्ज है पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका एक मैस है और एक वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में है विद अ डेफिनेट एनर्जी। ना तो ये इसमें फॉल करता है, ना यहाँ से ये अवे आउट होता है, ये बस इसमें मूव करता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक तो इसकी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है या कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही। दूसरी एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर ले जाने की कोशिश करती है। अब ये दोनों ही फोर्सेस बैलेंस होंगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में। अब ये जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है हमारे पास Ze²। अब ये बड़े इसमें E क्या है चीज़ है, ये चार्ज है। ये चार्ज किसका है, एक चार्ज है पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए और एक चार्ज है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसलिए इन चूंकि चार्जेस हैं तो हम उसको E² ले लेते हैं। 4 पाई वैल्यू कांस्टेंट होती है। इप्सिलॉन एक वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 8.84 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर होती है। R रेडियस है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम फाइनल इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं रेडियस के लिए। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mv²/r के बराबर होती है। v वेलोसिटी को शो करता है, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया 1.602 10⁻, इसका मैस 9.11 10⁻31 यूनिट्स क्या थी, यस किलोग्राम। तो ये उसका मैस है। अब मैंने आपको बताया कि इफ दिस बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करती हैं, यानी इक्वल इस पे लेके आते हैं। ये देखें हम इस तरह से इन दोनों, ये है हमारे पास इधर कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनको इक्वेट किया। अब इक्वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर है, इधर भी हमारे पास r है और इधर r² है, तो एक r इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। जब इसमें से एक r ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें कि अगर आपको जो पोस्टुलेट है बोहर्स का, जो लास्ट पोस्टुलेट है दैट इज mvr = nh/2 पाई, तो हम ये देखते हैं कि वो ये वाला, ये जस्ट आप इस r को एक साइड पे लिया और बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर दिया। तो और अब बोहर्स पोस्टुलेट जो mvr है हमारे पास, अब यहाँ से v को अलग किया, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले गए। अब इसका v² ले लिया हमने, ठीक है, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास v² = n²h²/2² जो कि 4 के बराबर होता है, π² m² r²। तो अब आप क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू हेयर
इंस्टेड ऑफ दिस v स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन है कि ये हमने वैल्यू पुट की ये वाली यहाँ पे दिस वन। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो इसको ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये ऊपर चली जाती है, ये वाली जो डिनोमिनेटर में है इसके, ये इतनी सी वैल्यू, ये वाली यहाँ से, दिस विल मूव अपवर्ड लाइक दिस वे। 2 स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर ऊपर चला गया, m स्क्वायर एंड r स्क्वायर, नीचे हमारे पास है 4 पाई इप्सिलॉन m n स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर जो है उनको कैंसिल कर देंगे, लाइक 4 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास पाई स्क्वायर है और नीचे 1 पाई, ये एक पाई से कैंसिल होगा, इप्सिलॉन कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे m है और इधर m स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अपनी कॉपीज पे मेरे साथ साथ करें, सॉल्व करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। m कैंसिल, n स्क्वायर नहीं कैंसिल हो सकता, और ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है h स्क्वायर, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म आई जो हमने एक्स्ट्रा इसमें से क्रॉस कर दिए, z e स्क्वायर पाई m r स्क्वायर, और इधर हमारे पास इप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हमारे पास असल में रेडियस का एक्सप्रेशन है, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, किसी के लिए भी हम, यानी हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हीलियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हीलियम +1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और लिथियम 2+ के लिए कर सकते हैं। सिर्फ करना आपको क्या होगा, अगर हाइड्रोजन है तो इस Z की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का है तो इस Z के लिए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। लिथियम के लिए आपको 3 लेना पड़ेगा, और फिर इसमें जो n है, अगर आपने फर्स्ट करना है तो फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे 1, सेकंड होगा तो 2 लिख देंगे। बाकी ये सब वैल्यूज कांस्टेंट है, इप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया, मैं आगे आपको ये लिख के भी आपको देती हूँ। H प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। मैस कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो बाकी सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ये दो हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज 1 Z हाइड्रोजन के लिए, तो अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हैं इस जगह पे, तो अब हमारे पास ये बाकी क्या रह जाएगा, इप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर e रेज़ पर स्क्वायर e स्क्वायर पाई और m। अब स्टूडेंट्स इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट है, कौन कौन से वेरिएबल है। इप्सिलॉन कांस्टेंट है, n वेरिएबल, बिकॉज ऑर्बिट फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। प्लांक्स कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होते हैं, जो चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, पाई कांस्टेंट है, m जो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को साइड पे कर लिया, वेरिएबल को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम ये अगर सबकी ये वैल्यूज लगाएं इप्सिलॉन ये, तो फिर हम इसको कैलकुलेट करके हम इसकी एक वैल्यू भी दे सकते हैं। पहले हम ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये कंप्लीट, ये वाले, इसको हमने एक और कांस्टेंट A0 के नाम से इसको शो कर दीजिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज A0, तो A0 में आपको पता होना चाहिए ये चीज होती है, उसमें आपने इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं प्लांक्स कांस्टेंट की, ये जूल सेकंड में इसकी यूनिट होती है। फिर हमारे पास इप्सिलॉन है, ये कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर में इसकी होती है। पाई की यूनिट्स नहीं होती, 3.14 वैल्यू है चार्ज कूलम्स में, और मैस जो होता है वो हमारे पास किलोग्राम्स में होता है। अगर आप सारी ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो A0 की हमारे पास 0.529 10⁻⁻10 मीटर आती है, और आपको पता है 10⁻⁻10 जो मीटर होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू की बजाय हम जस्ट एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो अब ये A0 की जगह पे हम 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, और साथ में n स्क्वायर दिस वन। अब ये आप किसी भी ऑर्बिट का जब आपने कैलकुलेट करना है, तो हम अगर हमारे पास फर्स्ट है तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 0. क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम।
R2 अगर आपने लिया है 0.529 एंगस्ट्रॉम 2⁻², तो ये इसका आंसर होता है 4, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो आता है वो तकरीबन आता है 2.116 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से R3 निकाल सकते हैं, R4 निकाल सकते हैं, और इवन आप इनके डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, और ये भी चेक कर सकते हैं कि जो रेडियस गैप है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व, कि ये आपने चेक करना है कि कौन से ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीज में या डिक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, इनके रेडियस गैप्स जो हैं वो किस तरह से जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। होपफुली आपको रेडियस कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। ये आपके एग्जाम्पल है, अभी हम पीछे पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ए नॉट क्या है। आप सारे उसके कांस्टेंट वैल्यूज लगाएं, सबकी वैल्यूज दें, इसमें पुट करें और आंसर फाइंड आउट करें, जो कि आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉम आया है। अब ये आपके एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चंस हैं कि बोहर्स इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। When the electron moves from n1 to n2, how much does the radius change? Of course आपने रेडियस 1 और R2 फाइंड आउट करना है, जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया है। जस्ट आपने यहाँ पे उनका R2 माइनस R1 आंसर फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे एक दफा 1 स्क्वायर लिखेंगे और एक दफा 2 स्क्वायर, और बाकी ये सारी वैल्यूज आपको पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। What is the distance traveled by the electron when it goes from n8 to n3? तो अगेन it means कि आपने रेडियस 8th ऑर्बिट और उसका डिफरेंस रेडियस 3rd ऑर्बिट के साथ आपने ये फाइंड आउट करना है। ये इस सारी की वैल्यू 0.529 और n की जगह आप एक दफा 3 स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा 8 स्क्वायर के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इनका जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपने तो इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। बहुत इजी, आप इसमें से सारे कांस्टेंट्स को अलग करें, ये सारे कांस्टेंट्स, और ये आपको पता है किसके बराबर है, इसको ए नॉट भी कहते हैं और इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये मैं आप इधर ही आपके लिए सॉल्व करें। फर्स्ट ऑर्बिट मीन कि आप यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। इसका मतलब है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रहा और 2 पे डिवाइड हुआ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका रेडियस आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अगर सेकंड ऑर्बिट फाइंड आउट करना तो यहाँ पे आप 2 स्क्वायर लगा देंगे, दिस वन। थर्ड करेंगे तो थर्ड, इससे लिथियम करेंगे तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर फिर 3 हो जाएगा। और अभी जो हमने ये पढ़ा इसमें से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में क्या कॉमन चीज है। मैंने आपको पीछे बताया है आल्दो, दीज आर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसे देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लेकिन ये हीलियम +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसका लूज हुआ है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑलरेडी लूज हो चुके हैं क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है। फिर ये क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। बट द साइज ऑफ हीलियम इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन न्यूट्रल। वेरी इजी, ये देखिए ये है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम जो है वो है हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में रिमेंबर दिस कि ये हीलियम +1 की बात हो रही और ये हाइड्रोजन की बात हो रही। अब आप ये देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, हीलियम के केस में 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रेडियस रिड्यूस होगा यानी कम होगा या ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। और लिथियम का इससे भी कम होगा, क्यों, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है यानी इसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं, लिथियम आयन की मैं आप बात कर रही हूँ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये
3 पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रेडियस और कम हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हमने बोहर्स के पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड किया और रेडियस को कैलकुलेट किया, और वो भी पर्टिकुलरली मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी की कंटिन्यूटी है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, और साथ में हम उसका वेव नंबर भी कैलकुलेट करेंगे।